नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जो पॉलिटी गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जरूर तैयार करना चाहिए। वो टॉपिक है इंपीचमेंट या रिमूवल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑफिसेज। अब इसको करना कैसे है? यहां पे इंपीचमेंट की स्पेलिंग गलत है, ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप मुझे बताएं कि ये गलत है। नहीं, ये यूं ही गलत हो गई है, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिशन सबमिट्स नोटिस सीकिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट जजेस इंपीचमेंट। दिस वाज डन इन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन मूव किया गया था। और इसलिए किया गया था क्योंकि उनका जो व्यवहार था कोर्ट के बाहर कहीं स्पीचेस के दौरान, वो अभी क्वेश्चन में है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम भी उसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है। सेकेंडली, भारत की राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, यानी भारत के उपराष्ट्रपति वाइस चेयरपर्सन श्री जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ भी ऐसा ही एक मोशन, रिमूवल मोशन, जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से बोला गया, बट इट इज नॉट टेक्निकली ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा मूव किया गया राज्यसभा के अंदर। तो ये जो थीम है ना, रिमूवल ऑफ पीपल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस इंक्लूडिंग द गवर्नर एज वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिवाइज करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को रिमूव करने का क्या तरीका है और कैसे आपस में ये डिफरेंट है। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं क्लासेस के दौरान जब स्टूडेंट से पूछता हूं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट रिकॉल द डिफरेंस बिटवीन द मेथड टू रिमूव द प्रेसिडेंट, द मेथड टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट एंड द मेथड टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आज हम ये क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खबर में वो थे। वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो हमारे संविधान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 67 जो है ना संविधान का, वो बताता है वाइस प्रेसिडेंट की क्या टर्म होगी या टेन्योर या कार्यकाल कितना होगा। यूं तो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर होगा 5 इयर्स तक, लेकिन आर्टिकल 67 क्लॉज नंबर बी ये कहता है कि उन्हें पहले भी रिमूव किया जा सकता है 5 साल से पहले। उसके लिए वो क्या कंडीशन देता है? वो ये कंडीशन देता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स की तरफ से, यानी राज्यसभा की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यानी एक प्रस्ताव पास होना चाहिए। इस रेजोल्यूशन में मेजॉरिटी लेंगे हम ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल की, यानी उस वक्त राज्यसभा की जो टोटल मेंबरशिप है 245। अब इसमें से मैं वेकेंट सीटें रिमूव कर दूंगा। राज्यसभा में सीट वेकेंट होने या खाली होने के बहुत कारण हो सकते हैं। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिजाइन कर दिया, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो गई, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वगैरह वगैरह। ड्यू टू दीज रीजंस पोजीशंस में बी वेकेंट इन राज्यसभा। जब मैं इन वेकेंट पोजीशंस को माइनस कर देता हूं और उसकी मेजॉरिटी निकालता हूं, उसको कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्या कहते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये डिफरेंट है फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग आज आए हैं राज्यसभा में वोटिंग वाले दिन, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है वेकेंट सीट्स, यानी कि जो सीटें खाली हो चुकी हैं उनको रिमूव करने का। उसमें से 50% +1 निकालूंगा तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी आ जाएगी। अब राज्यसभा में यदि ये रेजोल्यूशन मूव होता है, उसके पहले मुझे 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा राज्यसभा के अंदर कि ये मोशन मूव करने, रेजोल्यूशन में मूव करने जा रहा हूं। ठीक है। सेकंड कंडीशन इज कि यहां पे काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको रिमूव करने में लोकसभा का भी हाथ होना चाहिए। तो लोकसभा एक सिंपल मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन से एग्री करेगी। अब सिंपल मेजॉरिटी का क्या अर्थ है? सिंपल मेजॉरिटी मतलब उस दिन, उस पर्टिकुलर वोटिंग वाले दिन लोकसभा में जितने लोग प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं, the people who are present in the Lok Sabha, they vote. If 50% say yes, then that is passed. इसका मतलब कि राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए। यह बात दिमाग में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रेसिडेंट की तरफ। आगे नहीं, संविधान में कुछ पन्ने पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को रिमूव करने का आर्टिकल है 61। प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है हमारे संविधान में। उस प्रॉपर प्रोसीजर में सबसे पहले प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक ही कारण या एक ही ग्राउंड दिया गया है, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि राष्ट्रपति
कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, वो कैसे करेंगे ये भी डिफाइन नहीं है संविधान में, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इनको रिमूव किया जा सकता है। मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हैज एनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेस्ड अ रिमूवल और इंपीचमेंट मोशन? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि रिमूव किए गए या नहीं किए, रिमूव नहीं किए गए, लेकिन क्या किसी राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन मूव भी किया गया है आज तक पार्लियामेंट के अंदर? अब राष्ट्रपति के लिए आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक रूट से जा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए आप सिर्फ राज्यसभा के थ्रू एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहां पे आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही एक रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम कंडीशन यह है दो। नंबर 1, आपने 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। वंस अगेन एज वी डिस्कस्ड इन वाइस प्रेसिडेंट, बिफोर मूविंग सच अ रेजोल्यूशन यू विल गिव अ नोटिस दैट वी आर गोइंग टू मूव दिस रेजोल्यूशन 2 वीक्स लेटर। सेकेंड कंडीशन यह है कि उस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में, समर्थन में एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस होने चाहिए। यानी लोकसभा में अगर आप रेजोल्यूशन मूव कर रहे हो तो 543 का 1/4 लगभग कितना निकल के आ जाता है? 135 के आसपास निकल के आ जाता है, 135 के। तो 135 लोगों का समर्थन होना चाहिए, तभी माना जाएगा दैट यस वी आर गोइंग टू हैव दिस, वी आर गोइंग टू मूव दिस पर्टिकुलर मोशन। ठीक है, तो आप ये समझे कि इतना सिंपल नहीं है इसको स्टार्ट करना भी। लेकिन एक बार स्टार्ट कर लिया और मान लीजिए एक्सेप्ट हो गया रेजोल्यूशन, फिर क्या? एक्सेप्ट हो गया तो फिर दूसरे हाउस के पास मामला चला जाता है। जिस भी हाउस के 1/4 मेंबर का नोटिस एक्सेप्ट हो गया, वहां से दूसरे हाउस में मामला जाएगा, वहां पे इस रेजोल्यूशन को पास करवाना पड़ेगा। सो 1/4 मेंबर्स ने रेजोल्यूशन दिया, रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग हुई, तो वोटिंग कितने लोगों ने की? इन द फर्स्ट हाउस हाउ मेनी पीपल शुड वोट? द पीपल हु वोट हैव टू बी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। लास्ट में मैंने टेबल कंपाइल किया है, वीडियो के एंड तक बने रहोगे, टेबल भी दिखा दूंगा। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मतलब लोकसभा की 543 में से 2/3 लोगों को एग्री करना पड़ेगा। अब एक बार ये लोकसभा से पारित हो गया, पास हो गया, उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। वो सिंपल वोटिंग नहीं करेगा, वो मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, ये असर्टेन करने के लिए कि क्या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई भी है या नहीं हुई है। सो द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज or cause the charge to be investigated and the president will have the right to appear। तो इसका मतलब ये ओपन रख लिया गया है कि वो हाउस किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट करना चाहता है इस चार्ज को जो प्रेसिडेंट के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर लगाया गया है। अब उस हाउस में भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद अगर 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप एग्री कर जाते हैं तो प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। दैट मीन्स द procedure and the majority required for removal of president is completely different from vice president. Moving on to the next constitutional position, but before that a small reminder, संभव 3.0 हमारा प्रीलिम्स 2025 के लिए जो क्रैश कोर्स है उसमें हम इसी प्रिसाइज तरीके से चीजों को टारगेट करेंगे। अभी हिस्ट्री चल रहा है, उसमें स्टार्ट हुआ है जस्ट, तो आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से सिर्फ स्पेसिफिक चीजों को टारगेट करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगी, साथ ही साथ स्टैटिक और करंट अफेयर्स के बैलेंस को मेंटेन करके चलेंगे। देख सकते हो, यू कैन हैव अ लुक एट अ लॉट ऑफ लेक्चर्स व्हिच हैव बीन अपलोडेड एज डेमोज, वो भी देख सकते हो हमारे चैनल पे। एंड ऑफ कोर्स यदि आप इसके साथ टेस्ट सीरीज एंड 1:1 मेंटोरशिप विद अस ये अवेल करना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है। एंड one very important reminder on the occasion of लोहड़ी। आज के दिन के लिए लोहड़ी के शुभ अवसर पर लोहड़ी 25 ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 25% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे आपको मिल जाएगा, आज के लिए वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसीजर 124 में है और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसीजर 214 में है। नाउ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आपको क्या करना है? देयर इज नॉट अ डिटेल्ड प्रोसीजर विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द ओनली थिंग दैट इज मेंशन्ड इज दैट इट कैन बी रिमूव्ड
द सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड व्हेन अ मोशन सपोर्टेड बाय majority of total membership and majority of not less than 2/3 of the members। क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि यही वाली मेजॉरिटी हमें चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, संविधान को बदलने के लिए यही मेजॉरिटी चाहिए होती है। और यही मेजॉरिटी हमें सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए चाहिए। इसका मतलब 2 conditions need to be met। कंडीशन नंबर 1, 50% of the total membership of that house and 2/3 of the members present and voting। प्लीज इसको डिवाइड कर, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग कर दो। प्रेसिडेंट के रिमूवल वाला जो 2/3 है वो अलग है और यहां पे जो 2/3 है अलग है। क्यों? क्योंकि वहां पे 2/3 टोटल मेंबरशिप का है, यहां पे 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का है। लास्ट में टेबल बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा बेहतर तरीके से। सो 2 कंडीशंस नीड टू बी मेट। से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट लोकसभा। लोकसभा में मुझे इसका 50% तो चाहिए ही चाहिए, यानी 272 लोग तो चाहिए ही। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उस दिन जितने लोग आए हैं उसका 2/3 भी चाहिए। से फॉर एग्जांपल ऑन दैट डे 400 पीपल आर देयर, सो from 400 people I say 2/3, that is 800 by 3, that is 260 something, है ना। so this condition will be met। 2/3 वाली कंडीशन मीट हो जाएगी अगर 400 लोग आएंगे, लेकिन 272 वाली कंडीशन मीट नहीं हो पाएगी, है ना। फॉर दैट मोर पीपल नीड टू बी कॉल्ड। तभी आप देखते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अगर किसी बिल को लेके आया जाता है या इंपीचमेंट के लिए किसी बिल को लेके आया जाता है तो व्हिप जारी किया जाता है पार्टी के द्वारा कि सब लोग आए और इस सेशन में पार्टिसिपेट करें। दैट इज द रीजन, बिकॉज यू नीड अ लार्ज मेजॉरिटी इन सच केसेस, इन स्पेसिफिक केसेस। अब पार्लियामेंट प्रोसीजर कैसा होगा जजेस को रिमूव करने का, उसके लिए कानून बना सकता है। कानून बनाया भी है उन्होंने, जिसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। 4 पेज का कानून है ये, कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है। इसकी पीडीएफ सर्च करोगे गूगल पे, 4 पेजेस मैक्सिमम। पहला पेज तो इंट्रोडक्शन में निकल जाता है। एक छोटी सी जो यहां पे बात बताई गई है वो क्या है, वो ये है कि संविधान क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है ऑन 2 ग्राउंड्स, proved misbehavior or incapacity। proved misbehavior or incapacity। Has the constitution defined that? No। Has this law defined it? No। ये कानून सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है प्रोसीजर को, क्योंकि इसने कानून में भी ये नहीं बताया है कि प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का मतलब क्या होता है ना। चलो वापस आते हैं, मतलब और ना मतलब इसका डिस्कशन तो मेंस के लिए छोड़ देते हैं। प्री के कंटेक्स्ट में आपको क्या याद रखना है कि जब रिमूवल का मोशन मूव होगा वो दोनों हाउसेज में से राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस में मूव किया जा सकता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पर इतना याद रखें कि राज्यसभा में अगर मूव करना है तो 50 व्यक्ति उसके ऊपर साइन करने के लिए तैयार होने चाहिए, और लोकसभा में मूव करना है तो 100 व्यक्ति उसमें साइन करने के लिए तैयार होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन बच्चों को कहां होगी। जब प्रेसिडेंट के रिमूवल का मोशन मूव करना है तो 1/4 ऑफ बोथ द हाउसेस, ये चाहिए था हमें, याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। जब जज को रिमूव करने का मोशन मूव करना है तो 100 और 50 ये रेशियो में आपने याद रखना है। प्लीज मेमोराइज दिस। वो वहां पे स्टेटमेंट चेंज करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्बेटिम कानून से, लॉ से और कॉन्स्टिट्यूशन से ऑप्शन उठा सकते हैं। इतनी बात आप याद रख लीजिए। अब इस मोशन के एक्सेप्ट होने के बाद प्रोसीजर भी बताया गया है। When if this motion is accepted either by the chairman or the speaker, then a committee will be formed। एक कमिटी बनाई जाएगी। ये सब संविधान में नहीं है, ये सब जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में है। और इस कमिटी के अंदर 3 मेंबर्स होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे, दूसरा हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस में से कोई एक होगा, और तीसरा स्पीकर की ओपिनियन में कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, अपनी तरफ से वो उस व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो 3 मेंबर की कमिटी इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके बाद जाके इसके ऊपर वोटिंग होगी। वोटिंग में क्या चाहिए, 50% प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, वही वाली मेजॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए चाहिए। अब याद कर लेंगे, 3 चीजें हमने याद करी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट,
सुप्रीम कोर्ट जज। अब मैं चौथा यहां पे किरदार लेके आ जाता हूं, ओम बिरला जी का किरदार, यानी लोकसभा के स्पीकर का। दिस इज इन पैरेलल विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो लोकसभा के स्पीकर को अगर आपने हटाना है उनके कार्यकाल से पहले, इज देयर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ लोकसभा स्पीकर? Does Lok Sabha Speaker have a fixed tenure? Please tell me in the comment section. These are small technical questions we should know as students of polity. अब वापस आते हैं इस पे। जब आपने स्पीकर को रिमूव करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेम चीज अप्लाई होगी, सेम चीज अप्लाई होगी। दैट आर्टिकल 94 क्लॉज नंबर C tells you that speaker or deputy speaker may be removed from the office by resolution of Lok Sabha, House of People बोले तो Lok Sabha, passed by majority of all the then members of the house। इसको क्या कहते थे बॉस? इसको कहते थे इफेक्टिव मेजॉरिटी। अभी तो बताया, इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते थे ना इसको। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से लोकसभा में पास करा के रेजोल्यूशन आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटा सकते हो। चेयरमैन को क्यों नहीं हटा सकते थे ऐसे? क्योंकि वो सिर्फ चेयरमैन नहीं है, वो देश का वाइस प्रेसिडेंट है, तो थोड़ी ज्यादा सेफगार्ड उसको देनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा सेफ्टी उनको देनी पड़ेगी। स्पीकर का क्या है ना, लोकसभा से ही उनका लेना देना है, ताल्लुक है, राज्यसभा से तो नहीं। दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस इन द रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। नाउ टेल मी, डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करने का क्या प्रोसेस है? राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करने का क्या प्रोसेस है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और रिवाइज करो यार, रिवाइज करो, प्रीलिम्स आ रहा है, कुछ टाइम नहीं बच गया है। सीएजी को रिमूव करना है, कैसे करोगे? सीएजी इस आर्टिकल 148 के अंदर हमारा फाइनेंशियल वॉचडॉग है। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कही है, अगर इस संविधान में कोई है तो वो सीएजी है। सीएजी को रिमूव कैसे करोगे भाई? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को करोगे। यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर को कैसे रिमूव करोगे? आर्टिकल 317 संविधान का में बताता है, और इनका मामला थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को रिमूव करने के प्रोसेस दो तरीके से हो सकते हैं। वन, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पे बेस्ड है, तो ये वाला जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2, ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस वाले की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट जा सकते हैं, ये कहते हुए कि भाई यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन हैं, इनको हम रिमूव करना चाहते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, ग्राउंड भी दे दिया है, मिसबिहेवियर। क्या वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का कोई ग्राउंड दिया था? क्या कोई कारण दिया था क्यों इनको रिमूव किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और कमेंट्स अगर 100 तक पहुंच जाते हैं इस वीडियो के ऊपर, तो मैं नेक्स्ट टाइम एक और कंसेप्ट लेके आऊंगा जो आप प्री के लिए रिवाइज करोगे, इसी वीडियो के अंदर रिवाइज करोगे, फटाफट रिवाइज हो जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। तो ये मिसबिहेवियर की जहां तक बात है, तो इस मिसबिहेवियर के बारे में संविधान बता रहा है। Constitution is telling you what is this misbehavior in case of UPSC member or chairman in clause number 4. And please understand, proved misbehavior और incapacity जो हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए देखा था, उसके बारे में संविधान नहीं बता रहा था। There is a slight difference. दूसरी बात आपने याद रखनी है कि यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन को दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक, यदि वो प्रूवन मिसबिहेवियर करता है या मिसबिहेवियर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद प्रेसिडेंट को ये कह देते हैं कि यस दिस पर्सन हैज कंडक्टेड मिसबिहेवियर, देन दे हैव टू रिमूव। मानना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस, तो रिमूव करना पड़ेगा। सेकेंड वे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और चेयरमैन को या मेंबर को खुद प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकती है, वो इन 3 मामलों में है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 1, मतलब वहां सुप्रीम कोर्ट का जो लिखा है वो रहने दो। उसके अलावा भी 3 बेसिस पे या 3 ग्राउंड्स पे यूपीएससी मेंबर चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है। यदि वो इनसॉल्वेंट एडजज हो जाएं, यदि वो अपनी ऑफिस के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान कहीं और से पेड एम्प्लॉयमेंट ले लें, या प्रेसिडेंट को लगे कि वो मेंटली और फिजिकली एबल नहीं है यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन बनने के लिए। दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच दे कैन बी रिमूव्ड। सो प्लीज क्रिएट अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज 2 cases. Now you tell me in the comment section, is there any similarity
विद एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑफिस। क्या यूपीएससी मेंबर चेयरमैन को जैसे रिमूव किया जाता है वैसे किसी और को भी किया जाता है? मुझे तो लगता है हां ऐसा है। कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। लास्ट जो हम पोजीशन देख रहे हैं आज, क्योंकि वक्त कम है, रिवाइज करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिनमें से एक चीफ होते हैं और 2 ईसी होते हैं। जो ईसी हैं बेचारे, उनके साथ एक नाइंसाफी हो रही है। क्या? उनको रिमूव करने का प्रोसेस सीईसी को रिमूव करने के प्रोसेस से रिलेटिवली आसान है। व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज योर कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू दैट सीईसी को रिमूव सिर्फ उस तरीके से किया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। मतलब कौन सी मेजॉरिटी है भाई? 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 स्ट्रेंथ, और वो प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अप्लाई होता है, यही अब प्रोसीजर सीईसी के लिए अप्लाई होगा। बट इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए दिस प्रोसेस डज नॉट अप्लाई। इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ सीईसी। इज दिस एडवाइस बाइंडिंग? कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहें यार ये वाले इलेक्शन कमिश्नर मुझे पसंद नहीं है, इनको रिमूव कर दीजिए, क्या ये एडवाइस बाइंडिंग होती है सरकार के ऊपर? नो, नहीं। सरकार मना भी कर सकती है। 2009 में ऐसा हुआ था, 2009 में ऐसा हुआ था, सर्च कर लेना चाहे तो इसी के साथ अब मैं आपको ये टेबल प्रदान कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने कंपाइल करके दे दिया है जो भी पोजीशंस हमने डिस्कस की, उन पोजीशंस पे रिमूवल के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, हाउ आर दे डिफरेंट देन ईच अदर, और क्या रिमूवल का कोई ग्राउंड या रीजन वहां पे दिया गया है संविधान में या नहीं दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड 100 कमेंट्स अगर मुझे इस वीडियो के अंदर मिल जाते हैं तो आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन अनदर कंसेप्ट which you should revise for prelims 2025. Thanks a lot.